हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आपने एसबीआई क्लर्क का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख लिया होगा, जिसमें हमने अरिथमेटिक के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एसबीआई क्लर्क मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हम लोग डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। किस तरीके के डीआई? केसलेट डीआई। एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें बार ग्राफ या टेबलर डीआई भी होगा, ठीक है। बट मोस्टली आज फोकस रहेगा केसलेट डीआई पे, जिसमें एक पैराग्राफ में आपके सामने डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड उसके बाद आपसे 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देयर आर 10, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपना टैब ही ओपन कर लेता हूँ, तो एक साथ में मैं यही से पढ़ते हुए जाऊंगा और आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। देर आर 10 बस रूट्स इन ए सिटी, ठीक है। तो एक सिटी में 10 बस रूट है। द रूट्स आर नंबर्ड 1 to 10, ठीक है, सही है। तो 1 से लेके 10 तक रूट्स का नंबरिंग किया हुआ है। ईच ऑड नंबर्ड रूट हैज 6 बसेस। तो एक एक ऑड नंबर रूट्स में क्या है? 6 बसेस है एंड एक एक इवन नंबर रूट्स में क्या है? 5 बसेस है। एक डीजल टैंक है जो कि हर रूट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। हर एक रूट के साथ कनेक्टेड है, एक डीजल टैंक है सिटी में। और एक एक बस 24 घंटे में, यानी पूरे दिन में, हर एक बस पूरे दिन में 24 घंटे में 120 लीटर्स ऑफ डीजल कंज्यूम करती है, राइट। ओके, ऑन ए पर्टिकुलर डे देयर इज नो बस इन रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 2। एक पर्टिकुलर डे में रूट नंबर 1 और 2 पे कोई भी बसेस नहीं है। चलो अभी ये इंफॉर्मेशन थोड़ा लिखने जैसा आ गया हमारे पास सामने, ठीक है। तो लिख के हम लोग शुरू करते हैं इसको। And in the rest of the routes each bus was present on that day, the tank was being emptied exactly 2 times, ठीक है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 10 बसेस हैं हमारे सामने। सो 10 बस के रूट्स हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि 10 बस रूट्स हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 10 बस रूट्स हो गया। अब यहाँ पे आपको ऑड मिलेगा 6। ऑड कितना है? आई मीन 5 रूट्स है, ठीक है। और इवन कितना है? इवन भी 5 रूट्स है, ओके। और हर एक रूट में ऑड में कितना है? 6 बसेस है एंड इवन में 5 बसेस है। तो यहाँ पे हो गए 30 बसेस ऑड रूट में और 25 बसेस। तो टोटल हमारे पास 55 बसेस का एक पूरा डेटा है, ओके। अच्छा, ये है कॉमन डेटा हमारा, ठीक है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन में तो नहीं गए, ये हमारा कॉमन डेटा है। तो 55 बसेस हो गए। आगे क्या दिया हुआ है कि एक डीजल टैंक है, ठीक है। चलो वो तो है ही, एक डीजल टैंक है, समझ में आ गया। एक बस डेली, ठीक है, एवरी बस यूजेस 120 लीटर्स ऑफ डीजल डेली इन 24 आवर्स, ठीक है। 120 लीटर्स ऑफ डीजल कितने आवर्स में? इन 24 आवर्स, ठीक है। तो ये एक बस का हो गया। तो यानी अगर मैं हर एक घंटे का बात करूं, यानी अगर मैं बात करूं पर आवर कंजम्पशन का, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? अगर मैं हर एक घंटे का कंजम्पशन का बात करूं एक एक बस का, तो क्या होगा? 120 लीटर्स तो है ही, डिवाइडेड बाय 24, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 लीटर्स ऑफ डीजल पर आवर, ठीक है। अभी जितना भी कॉमन डेटा था हमने उसको नोट डाउन कर लिया। क्या क्या था कि 10 बस रूट है, तो 5 ऑड है, 5 इवन है, नंबरिंग फ्रॉम 1 to 10। और ऑड वाले में 6 करके बसेस चल रही है तो 30, और इवन वाले में 5 करके तो 25 हो गया। टोटल 55 बसेस, 55 बसेस हो गया। और एक बस एक पूरे दिन में यानी 24 घंटे में 120 लीटर्स ऑफ डीजल कंज्यूम करती है। तो हमने पर आवर कंजम्पशन निकाल के रख दिया, ठीक है। एक एफिशिएंसी जैसा हो गया ये चीज, तो कभी ना कभी हमको काम में आ जाएगा, ओके। आगे और क्या है? आगे और कुछ नहीं है। चलो अब सेकंड पैराग्राफ में
यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऑन ए पर्टिकुलर डे में क्या होता है कि रूट नंबर 1 और 2 में कोई बस नहीं होता। तो अगर मैं टोटल रूट्स बताऊं, अब हमारे पास टोटल रूट्स कितने हैं? 8 रूट है। ठीक है, 8 रूट हो गया, 8 रूट हो गया। तो इसमें इवन रूट कितने होंगे हमारे पास? इवन रूट हमारे पास होंगे 4, और ऑड रूट कितने होंगे? ऑड रूट होंगे हमारे पास 4। ठीक है, क्या चाहिए? हाँ ठीक है, ऑड रूट होंगे 4। अब इवन पे तो 5 करके बसेस चलेंगी, ऑड पे 6 करके बसेस चलेंगी, तो इधर हो गया 20 और इधर हो गया 24। तो अभी चल रही है 44 बसेस। ठीक है, 44 बसेस। each bus was present on that day, the tank was being emptied exactly 2 times। अभी एक बात बताओ आप कि अगर टैंक को 2 बार भरा गया या 2 बार खाली हुआ है, मतलब 44 बसेस ने टोटल जितना भी पेट्रोल, सॉरी 44 बसेस ने जितना भी टोटल डीजल यूज किया है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 4 48 कैरी 4 5280 लीटर्स। तो 44 बसेस ने, ठीक है, पूरे दिन में मिलके इतना लीटर पेट्रोल, अरे यार बार बार पेट्रोल आ रहा है, डीजल यूज किया है। बट ये भी बोला है कि ये एक ही बार में यूज नहीं हुआ। टैंक को दो, डीजल एक टैंक था ना जो कि हर रूट से कनेक्टेड था, उस डीजल टैंक को 2 बार रिफिल किया गया है या फिर 2 बार वो खाली हुआ है। यानी वो पूरा भरा हुआ था अप टू द ब्रिम, फिर वो खाली हुआ, फिर उसको भरा गया अप टू द ब्रिम, फिर वो खाली हुआ। यानी ये जो 5280 लीटर्स डीजल जो यूज हो रहा है, ये डीजल टैंक का कैपेसिटी नहीं है, ये डीजल टैंक का कैपेसिटी का दुगना है, क्योंकि वो टैंक भी तो 2 बार भरा गया है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालना चाहूं कि कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, कैपेसिटी ऑफ डीजल टैंक कितना है, तो ये कितना होगा? 2640 लीटर्स। ठीक है, 2640 लीटर्स। और ये पूरा इंफॉर्मेशन एकदम इंटैक्ट फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये मैंने कॉमन डेटा से निकाला है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन में इफ करके दिया हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कॉमन डेटा से एक्सट्रैक्ट किया गया इंफॉर्मेशन है। तो डीजल टैंक का कैपेसिटी हमको पता चल गया, दैट इज व्हाट? 2640 लीटर्स। राइट, चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, ऑन ए पर्टिकुलर डे व्हेन ऑल द बसेस ऑफ द सिटी वर प्रेजेंट, वन एक्स्ट्रा बस केम टू ईच रूट। तो हर एक रूट में, यानी 10 के 10 रूट में एक एक्स्ट्रा बस दिया गया। तो अगर एक एक्स्ट्रा बस दिया गया यानी टोटल बसेस कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएगा। ठीक है, ऑन दैट डे द टैंक वाज फिल्ड 3 टाइम्स। तो 3 बार भरना पड़ा टैंक को। व्हाट वाज द एवरेज डेली डीजल यूसेज ऑफ ईच न्यू बस। तो हर एक नया बस का डेली यूसेज बताओ। ठीक है, तो हर एक नया बस का डेली यूसेज बताओ। तो सॉल्व करते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास तो 55 बसेस हैं या थे ऑलरेडी। 55 बसेस अगर 120 लीटर करके यूज करते हैं, ठीक है, 120 लीटर करके पूरे दिन का यूज करते हैं, तो कितना होता है यहाँ पे? 660, साथ में एक जीरो, तो 6600 लीटर होता है। अब यहाँ पे 10 बस और एक्स्ट्रा आ गए, यानी 65 बसेस हो गए, हर एक रूट में एक एक बस आ गया, तो 65 इंटू 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 780 हो जाएगा। 780 नहीं होगा, 780 हो जाएगा ना, क्योंकि 720 और 80, हाँ ठीक है। चलो अब एवरेज, अब क्या निकालने बोला है हम लोग को? व्हाट वाज द एवरेज डेली यूज ऑफ, अच्छा, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये तो नहीं बोला गया कि जो नए बसेस हैं वो भी 120 करके यूज करते हैं, ये मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तब तो वो लोग मुझे नए बसेस का एवरेज डेली यूसेज पूछते ही क्यों? ठीक है ना। अब यहाँ पे टैंक के सेंस में एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि नए बसेस के आने के वजह से
टैंक को 3 बार भरा जाता है, यानी टैंक एक पूरा फुल टैंक है 2640 लीटर्स का, उसको अगर 3 बार भरा जा रहा है यानी कितना यूज हो रहा है देख लो, 7920 लीटर्स। 7920 लीटर्स यूज इज द यूसेज फॉर द होल डे। ठीक है, पूरे दिन में 7920 लीटर्स का डीजल यूज हुआ है। बट अगर 55 बसेस होते हैं जो कि 120 करके यूज करते हैं, तब 6600 लीटर्स यूज होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कितना ज्यादा यूज हो रहा है बताओ, कितना ज्यादा यूज हो रहा है? 1320 लीटर्स का डीजल एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। और ये एक्स्ट्रा यूसेज किसके लिए है, क्यों हो रहा है ये एक्स्ट्रा यूसेज? क्योंकि 10 नए बसेस आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है एवरेज डेली यूसेज ऑफ 10 न्यू बसेस, तो ये होगा 1320 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 132 लीटर्स। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है यहाँ पे 132 लीटर्स, राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन मार्क नहीं किया था। अच्छा अच्छा, यही तो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, ये बहुत ही सिंपल था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? इफ देर इज नो बस इन ऑड नंबर्ड रूट्स, ठीक है, एंड ऑल द बसेस ऑफ इवन नंबर्ड रूट्स आर प्रेजेंट। तो ऑड नंबर रूट्स में कोई भी बसेस नहीं है। ठीक है, ऑड नंबर रूट्स में कोई भी बसेस नहीं है, सिर्फ इवन में ही है। इन हाउ मेनी आवर्स द डीजल ऑफ द टैंक विल बी एम्प्टीड। ठीक है, तो डीजल जो टैंक में है वो कितने घंटे में खाली हो जाएगा? तो सिंपल सा बात है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बसेस कितने हैं, क्योंकि ऑड नंबर रूट्स में कोई भी बसेस नहीं है। ठीक है, तो इवन में कितने बसेस होंगे? 5 इवन रूट हो गए, 5 करके 25 बसेस हो गए। तो अभी आप एक चीज सोचो, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब 44 बसेस थे, हमको एकदम कॉमन डेटा में जब ये बोला गया था कि जब 44 बसेस थे तो टैंक को कितनी बार भरना पड़ता था? 2 बार खाली होता था या 2 बार भरना पड़ता था उसको। ठीक है, 24 घंटे में। यानी क्या ये कहना सही है कि 44 बसेस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं? ये कहना सही है ना, क्योंकि 24 घंटे में 2 बार भरा जा रहा है, यानी 12 घंटे में खाली हो रहा है टैंक। समझ में आ रहा है? 24 घंटे में टैंक 2 बार खाली हो जाता है। ठीक है, पूरा भरा हुआ था, खाली हो गया, फिर भरा गया, फिर खाली हो गया। 24 घंटे में 2 बार खाली हो रहा है, यानी एक बार खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जैसा ये थोड़ा सा हो गया। ठीक है, कि 44 बसेस को 12 घंटे लगते हैं पूरे टैंक को खाली करने में, तो दिस इज इक्वल टू 25 बसेस को कितना घंटा लगेगा? तो यहां पे ये कितना हो जाएगा? 528 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग यहाँ पे और एक चीज क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंटू 4 कर दिया, यहाँ पे भी इंटू 4 कर दिया। ये जो नीचे वाला पार्ट है वो तो 0 आई मीन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 1 1 2 और नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21.12। राइट, इतना समझ में आ गया? चलो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये बहुत ही एक मजेदार क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। द सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एडेड 4 न्यू रूट्स एंड इन ईच रूट 8 बसेस रन। तो सिटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि 4 और नए रूट्स को इंट्रोड्यूस किया, और हर एक रूट में क्या है कि 8 बसेस दौड़ते हैं। दे इंस्टॉल्ड one more tank and connected it with the old tank so that both the tanks get filled at the same time and gets emptied at the same time। ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज किया गया। राइट, ओके। All the buses are present. What is the capacity of the new tank? The average per hour daily usage of the buses in the new routes is same as the per hour usage of the
यूसेज ऑफ ईच ओल्ड बसेस, ठीक है। वो तो एवरेज यूसेज पर आवर का यूसेज हमने निकाल ही लिया था, पर आवर का कंजम्पशन 5 लीटर प्रति घंटे करके था ही, ठीक है। तो अभी तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन कि हम लोगों को बस निकाल लेना है कि टोटल कितने बसेस चल रहे हैं। तो अभी देखो पहले से 55 तो था ही हमारे पास, ठीक है। अब 8 32 तो 87 बसेस चल रहे हैं। अब देखो हर एक बस प्रति घंटे 5 लीटर का डीजल यूज करता है। मैं पेट्रोल फिर से बोलने वाला था, ठीक है। 5 लीटर का डीजल यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया 87 बसेस का पर आवर का कंजम्पशन। एक बस एक घंटे में 5 लीटर यूज करता है, तो 87 बस 5 घंटे में कितना यूज करेगा, इनटू कर लो आप, निकल जाएगा। ओके, फिर अभी तो यहां पे क्वेश्चन में आप देखोगे, क्वेश्चन में 16 घंटे का बात बोला है। इफ द डीजल ऑफ द इफ द डीजल ऑफ बोथ द टैंक्स लास्ट्स फॉर 16 आवर्स, यानी 16 घंटे में कितना यूज हो रहा है वो निकालना है। तो 5 इंटू 16 ये तो वैसे भी 80 हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर लो 80 इंटू 87 आप कर लो, निकल जाएगा 6960 लीटर्स। तो 6960 लीटर्स यूज हो रहा है, ठीक है। 6960 लीटर्स यूज हो रहा है। ओके, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द न्यू टैंक। तो अगर दोनों टैंक मिला के इतना यूसेज है और पहले टैंक का कैपेसिटी कितना है 4320, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। टू सॉरी 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 मैंने 2640 सोचा और माइनस करके आंसर 4320 आना चाहिए, ठीक है। आंसर 4320 आएगा एक्चुअली। तो 2620, ठीक है। 60 से 20 जाएगा तो 40 और ये 43, ठीक है। बहुत सिंपल था। तो कोई नहीं, चलो, मैंने 2620 सोच के फिर माइनस करके 4340 लिख लिया। ओके, तो ये समझ में आ गया आप, बहुत सिंपल सा था ये, कि पहले से 55 बसेस चल रही हैं एंड 32 बसेस अभी नए आए हैं, एंड ओवरऑल इनका जो डीजल का यूसेज होगा वो होगा 6960, बट जो पुराना टैंक है उसका कैपेसिटी है 2620, उससे माइनस कर दोगे तो आपको नया टैंक का कैपेसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो आ रहा है 4, अरे अरे फिर से गलती कर दिया क्या मैंने, 2640, क्या यार क्या कर रहा हूँ। 26, चलो ओके, अब सही है फाइनली। ओके, एनीवेज, समझने से मतलब है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर तो होता ही रहता है, ठीक है। एंड मेरा तो अक्सर ही होता है, सभी को पता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम लोग। इफ देयर वाज ओनली रूट 1 इन द सिटी, अगर सिर्फ रूट 1 ही प्रेजेंट होता, तो रूट 1 ऑड है तो उसमें 6 बसेस चलेंगी। द डीजल ऑफ द टैंक वुड लास्ट फॉर पी डेज। इफ देयर वाज ओनली रूट नंबर 10 इन द सिटी, जो कि इवन है, तो उसमें 5 बसेस चलेंगी। द डीजल ऑफ द टैंक वुड लास्ट फॉर क्यू डेज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी ही होगा, पी माइनस क्यू नहीं होगा, क्योंकि जिसमें 6 बसेस चल रही हैं तो कम दिन में डीजल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसमें 5 बसेस चल रही है उसमें ज्यादा दिन डीजल टिकेगा, तो क्यू माइनस पी ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। तो देखते हैं, अगर मुझे पी डेज निकालना है, ठीक है, तो टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है 2640। इस बार तो मैंने गलती नहीं की, ठीक है। 2640 है और यहाँ पे रूट नंबर 1 है, रूट नंबर 1 ऑड है, तो इसमें 6 बसेस चल रही हैं और 6 के 6 बसेस 120 करके डीजल पी रही है, ठीक है। तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 12 से तो कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, 22 आएगा। तो ये फाइनली आ रहा है 11/3, फाइनली आ रहा है ये 11/3। और Q कितना होगा, Q भी उतना ही होगा 2640 डिवाइडेड बाई, इसमें 5 बसेस चलेंगी क्योंकि ये रूट नंबर 10 के बारे में बात किया जा रहा है। तो इससे तो सेम ही आएगा, 12 से कैंसिल करोगे तो 22 आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 22/5, ठीक है। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए।
तो 22/5 माइनस 11/3, तो इधर हो जाएगा 66 माइनस 55/15। ठीक है, तो आंसर कितना निकल रहा है? आंसर निकल रहा है 11/15। गलती हो गया क्या कुछ? 2 से काटेंगे तो इसको 11 और ये 3 और ये 22/5, 66 55, तो 11/15। नन ऑफ दिस ही होगा, चलो नन ऑफ दिस ही होगा। ठीक है, गलती तो कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रीड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये है नेक्स्ट DI केसलेट है। केसलेट क्या मतलब? क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है अगेन। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि नंबर सिस्टम पे भी बेस्ड है, ये नंबर सिस्टम बेस्ड है। तो क्या है देखते हैं। A and B are the roots of the equation जो भी दिया हुआ है, such that HCF of A and B is P. It is known that both A and B are integers and the value of P is a natural number greater than 1. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे कॉमन डेटा पहले हम लोग लिखते हैं, कॉमन डेटा लिखते हैं। तो अगर मैं A and B को रूट मान रहा हूँ क्योंकि दिया हुआ है ऐसा, तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये है 10p²। और क्योंकि HCF ऑफ A और B P है, तो मैं A को मान सकता हूं PX, B को मान सकता हूं PY। अच्छा, X नहीं मानेंगे हम लोग क्योंकि X तो इक्वेशन में ही है, तो हम लोग एक काम करेंगे Y और Z मान लेंगे। ठीक है, A को मान लिया PY और B को मान लिया PZ। तो यहां पे हो गया PY इंटू, सॉरी ये कितना होगा? PY इंटू PZ इज इक्वल टू 10p²। ठीक है, तो p² कट जाएगा, तो YZ कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन काम में तो आएगा हमारे। नेक्स्ट, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालता हूं, ठीक है, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालता हूं तो क्या होगा? मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म के साथ माइनस लगा के डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गया PY प्लस PZ इक्वल टू 5p प्लस 8। फिर आप p कॉमन ले लो, तो y प्लस जेड इक्वल टू 5p प्लस 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप अरेंज करके लिखो, क्योंकि यहाँ पे 5p का तो वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, p से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 8/p। ठीक है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस, तो यहाँ पे yz का एक इक्वेशन आ गया, यहाँ पे y प्लस जेड का एक इक्वेशन आ गया, जो कि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन देख के माइंड में आपका घूमना चाहिए। ठीक है, कि इस तरीके का सिनारियो हमको एक बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको एक yz वाला एक फंडा मिल चुका था, तो अगर y प्लस जेड वाला भी एक कुछ मिल जाता है तो आंसर आसानी से निकल सकता है। अब p का वैल्यू हम लोग क्या बैठा सकते हैं, थोड़ा सा सोच के देखते हैं। अच्छा, a लेसर देन b है, ये भी है। p क्या है? देखो, p इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ पे बोला है p इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए ये, 1 से अगर ये बड़ा होना चाहिए, तो p अगर मैं 2 लेता हूं, देखते हैं, हाँ, p अगर मैं 2 लेता हूं तो y प्लस जेड कितना निकलता है? 9। और yz पहले से कितना है? 10। ये कभी भी जिंदगी में भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि y प्लस जेड 9 हो और yz 10 हो। ठीक है, p का वैल्यू 3 5 ये सब ऑड नंबर नहीं ले सकते क्योंकि कटेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, इवन नंबर भी जैसे 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 नहीं ले सकते, पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि yz का वैल्यू सारा नेचुरल नंबर इंटीजर्स आना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, p का वैल्यू अगर 4 लेते हैं हम लोग, तो y प्लस जेड जो है वो क्या आएगा? 4 आएगा, तो 2 7, yz इक्वल टू 10। हाँ, ये हो सकता है 5 और 2। ठीक है, 5 और 2, a क्योंकि छोटा है तो z का वैल्यू 5 होगा, y का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, p का वैल्यू अगर मैं 6 तो नहीं ले सकता, 7 नहीं ले, 8 लेता हूं, p का वैल्यू 8 लेता हूं, 8 लेने से y प्लस जेड हो जाएगा 6,
और yz तो 10 हो रखा है पहले से, तो ये भी कभी भी पॉसिबल नहीं होगा किसी भी नंबर के लिए। तो अगर ये पॉसिबल है तो इससे क्या क्या निकलता है, देखो a का वैल्यू निकलता है py, तो p है 4, और y को देखो y और z क्या हो सकता है, 5 और 2 होगा। अब कौन सा 5 होगा कौन सा 2 होगा, क्योंकि a छोटा है b से, क्योंकि a छोटा है, यहां पे 2 बिठाओ तो a 8 आएगा, और b अगर बड़ा है तो 4 इंटू जेड के जगह में आप 5 बिठाओ तो ये 20 आएगा। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन तो हमको ऐसे ही मिल गए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमको ऐसे ही मिल चुका है 160। तो p का वैल्यू तो 4 है, p भी मिल चुका है, तो सब कुछ मिल ही चुका है हमको यहाँ पे, कॉमन डेटा के साथ हमको सब कुछ यहाँ पे मिल चुका है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन उन्होंने और क्या दिया है, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे y स्क्वायर माइनस p माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ r इज 96। ठीक है, 96 r का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ r, यानी r नीचे होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है इस इक्वेशन का, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन का क्या इक्वेशन है, y स्क्वायर माइनस p माइनस, ठीक है, 2y, ठीक है, 2 होल थिंग इनटू y माइनस r इक्वल टू 0। इसका जो लार्जर रूट है, लार्जर हो स्मॉलर जो भी हो, इसका लार्जर रूट क्या है, एवरेज है पिछले वाले का, दोनों का। तो पिछला दोनों का एवरेज अगर है तो एक 8 है एक 20 है, तो इसका एवरेज 28/2 14। तो 14 इसका एक रूट है, तो 14 बिठाने से ये 0 आना चाहिए, तो 14 स्क्वायर माइनस p का वैल्यू तो 2 है, सॉरी 4 है, 4 माइनस 2 2, 2y, अच्छा y के जगह में 14 आएगा ना, सॉरी 14 माइनस r इक्वल्स टू 0। तो r तो इस साइड वैसे भी चला जाएगा, तो यहाँ पे 196 माइनस, ये 14 कॉमनली ले लो आप, 14 कॉमन ले लोगे तो 14 में 12 होगा, 168 होगा, r का वैल्यू 168 है। अब बोला है 96 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ r, यानी r नीचे बैठेगा, 96 ऊपर बैठेगा, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो कितना आता है देखते हैं। अगर मैं 16 से कैंसिल करूं, 8 से कैंसिल करूं, तो 8 इंटू आएगा 21, 8 से कैंसिल करने पे आएगा 12, 3 से कैंसिल करने पे 7, 3 से कैंसिल करने पे 4, 4/7 इंटू 100, अरे 4/7%, 4/7% होगा 57.14, ठीक है, ये तो परसेंटेज में ही आ गया, तो 4/7% होगा 57 1/7 फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, 57 1/7 या 57.14, ठीक है। तो ये सारा चीज, ये तो एकदम बेसिक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सारा मैंने ऑलरेडी मतलब करीबन 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने परसेंटेज का मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा के रख दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाओ वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे कंसेप्ट बॉक्स करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the roots of which of the following equations are 10 less than the roots of the given equation। तो 10 less than the roots of the given equation, given equation का रूट है 8 और 28, सॉरी 8 और 20, 8 और 20, उससे 10 कम करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा और 10 आएगा, तो ये दोनों रूट्स होने चाहिए। अब देखो कौन सा इक्वेशन का होगा, -2 इंटू 10, प्रोडक्ट देख लो, -2 इंटू 10 20 होना चाहिए, 20 कहाँ पे मिल रहा है, सी में, तो सी होगा, ठीक है, तो सी आंसर है। अच्छा लास्ट वाले का आंसर मार्क किया था हमने, चलो ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है। अच्छा ये हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया ना, चलो ये वाला देखते हैं। इफ p प्लस 2 इज द HCF ऑफ 180 एंड b, और b 100 से कम है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 180 एक नंबर हो गया और b भी एक नंबर हो गया, ठीक है, और अगर p प्लस 2 इन दोनों का HCF है, p प्लस 2 बोले तो 4 प्लस 2 6, यानी इसमें भी 6 है और 6 के साथ कुछ ना कुछ होगा,
इसमें भी 6 है, 6 के साथ कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। अब इसमें 6 के साथ क्या है, 30 है। अब इसमें 6 के साथ जो भी होगा वो 30 का मतलब 30 का कॉमन मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, नो कॉमन मल्टीपल, या सॉरी नो कॉमन फैक्टर बोलना चाहिए मुझे, नो कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑलरेडी 6 मैंने डिक्लेयर कर दिया है, तो 30 के साथ कुछ भी यहां पे कॉमन फैक्टर में नहीं आना चाहिए, चाहिए क्या? ठीक है। तो 30 के साथ अगर नहीं आएगा तो 1 नहीं आएगा, 1 तो छोड़ दो, 2 3 4 आएगा तो फिर कॉमन हो जाएगा, 5 6 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 9 नहीं आएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, 13 आ सकता है। अच्छा, उससे ऊपर जाएंगे तो b का वैल्यू 100 से बड़ा हो जाएगा, 100 के अंदर रहते हुए b का सबसे बड़ा वैल्यू, तो 6 इंटू 7 42, 6 इंटू 11 66, 6 इंटू 13 78, तो 78 लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ चुका है, सिंपल था ये, ठीक है, एकदम ही झकास। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले DI में देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, ओके, 5 पीपल, दिनेश, रामू, संजू, राहुल एंड पंकज ट्रेवल फ्रॉम सिटीज A to B। तो 5 लोग हैं जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया हुआ है, वो लोग 8 से लेके B तक ट्रेवल करते हैं विद देयर यूजुअल स्पीड। आफ्टर दैट फ्रॉम B to C, आफ्टर दैट उसके बाद B से लेके C तक जाते हैं। द स्पीड ऑफ ईच ऑफ देम फ्रॉम B to C वाज 50% मोर देन 50% मोर द स्पीड फ्रॉम A to B। तो इन पांचों का ही स्पीड जो 8 से लेके B तक होता है उससे 50% बढ़ जाता है, 50% से बढ़ जाता है जब B से लेके C तक ट्रेवल करते हैं, राइट। द डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज 57.14% ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम A to C। तो A से लेके B तक का डिस्टेंस 57.14% है A से लेके C तक का डिस्टेंस, यानी A से लेके C तक का डिस्टेंस अगर 7 यूनिट है तो पहला वाला 4 यूनिट है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सभी लोग स्ट्रेट लाइन में है। चलो कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग लिख पाएंगे कि एक हो गया A to B, एक हो गया B to C, ठीक है। तो A to B, B to C, अगर मैं स्पीड का रेशियो बताऊं, ठीक है, पहले डिस्टेंस का रेशियो लिखते हैं तो दैट डिवाइड कर पाए हम लोग। अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो लिखता हूं तो ये कितना होता है, ये होता है 4/7, यानी पूरा अगर 7 है, A से लेके B कितना है 4 है, तो B से लेके C कितना है 3 है। अभी अगर मैं स्पीड बताऊं, स्पीड कितना है 50% ज्यादा है, तो यानी अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, ठीक है। अभी डिवाइड करके डिस्टेंस बाय स्पीड कितना होता है, टाइम, तो दोनों में टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, 2:1 होगा। तो A से लेके B और B से लेके C, इन दोनों सिचुएशंस में टाइम का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो दोनों में टाइम का गैप कितना है, 1 यूनिट का है, ठीक है। अच्छा, अभी बार ग्राफ क्या बता रहा है देखते हैं, ठीक है। बार ग्राफ क्या बता रहा है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं था कि बार ग्राफ क्या बता रहा है। द बार ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स इन आवर्स टेकन बाय ईच ऑफ देम फ्रॉम A to B एंड B to C। जैसे दिनेश को A से लेके B और B से लेके C तक जाने में जो टाइम लगा उसका अंतर क्या है, दिनेश का अंतर है 16 यूनिट्स, ये है 16, ठीक है, ये है 16। और रामू का क्या है, रामू का है 20 यूनिट्स, संजू का क्या है, संजू का है 10 यूनिट्स, इसका है 5 यूनिट्स, इसका है 8 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पे हरेक का क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम निकल चुका है। तो डिफरेंस का वैल्यू तो 1 है, दिख ही रहा है। तो अगर मैं दिनेश के साथ इक्वेट करूंगा कि 1 का वैल्यू अगर 16 है तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू 32 होगा, यानी A से लेके B तक जाने में दिनेश को 32 आवर्स लगता है, इसको 40 आवर्स लगता है, डबल हो जाएगा ना। इसको लगता है कितना, 20 आवर्स, इसको लगता है कितना, 10 आवर्स, इसको लगता है कितना, 16 आवर्स, ठीक है। ये जो पहला वैल्यूज है सारा 16 20 10 5, ये तो सारा डिफरेंस है। और
2 के साथ, तो 1 का वैल्यू इतना है तो 2 का वैल्यू इतना होगा। तो ए से लेके बी और बी से लेके सी तक का हमको मिल जाएगा पूरा। अच्छा, अब इन सब का स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। दिनेश, रामू, संजू, राहुल और पंकज, इन सबका अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूं, क्योंकि सबका मुझे टाइम का रेशियो मिल चुका है। कौन सा टाइम का रेशियो मिल चुका है? आई मीन टाइम का वैल्यू मिल चुका है। कौन सा टाइम का वैल्यू? ए से लेके बी तक का टाइम का वैल्यू भी मिल चुका है, बी से लेके सी तक का भी टाइम का वैल्यू मिल चुका है। तो मैं रेशियो, कौन से टाइम का रेशियो यूज करूंगा? ए से लेके बी का या बी से लेके सी का? ठीक है, तो इसमें तो एस सच कुछ फर्क नहीं पड़ता है ओवरऑल रेशियो में, है ना, क्योंकि स्पीड आधा हो रहा है तो सबका आधा हो रहा है फिर। ठीक है, तो हम लोग यूजुअल स्पीड यानी ए से लेके बी तक का ही टाइम यूज करेंगे। तो दिनेश का हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है ना अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम क्या होता है, स्पीड और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग ए से लेके बी तक का ही चेक कर रहे हैं, तो रेगुलर स्पीड ही निकलेगा, रेगुलर स्पीड का ही रेशियो निकलेगा। 1/32, 1/40, 1/20, 1/10, 1/16। तो अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो आपको कुछ ना कुछ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या सोचते हैं? 40, 20, 10 का तो 40 हो जाएगा, साथ में 16 आए तो 80 हो जाएगा, क्योंकि और एक 2 आएगा। साथ में 32 आए तो और एक 2 हो जाएगा, 80 नहीं 80 में तो फिर 5 2 तो आ ही चुका है ना, 80 में तो 5 2 आ ही चुका है। नहीं, और एक 2 चाहिए। हाँ, 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो 160 32 से काटेंगे तो 5 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 10। ये होगा स्पीड का रेशियो। ठीक है, ये होगा स्पीड का रेशियो। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा इसको एक चार्ट में भी हम लोग ढाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड का रेशियो लिखेंगे, मतलब स्पीड क्या है लिखेंगे, फिर टाइम लिखना है। कौन सा वाला टाइम? ये ए से लेके बी तक का टाइम। फिर से टाइम लिखेंगे, ये कौन सा टाइम है? ये होगा बी से लेके सी तक का टाइम। तो दिनेश के लिए लिखते हैं, दिनेश का तो क्या दिख रहा है? DRS RP। अच्छा, रामू राहुल एक साथ है ना, तो यहाँ पे RM कर देते हैं। जस्ट गिव मी मोमेंट। RM और RH, ठीक है, DRS RP 5 4 8 16 10 DRS RP। ये है रामू, ये है राहुल। 5 फिर 4 8 16 10 4 8 16 10। तो इनका सारा का स्पीड क्या है? 5x 4x 8x 16x 10x। ठीक है, समझ में आ गया इतना? टाइम कितना लग रहा है? टाइम तो देखो लिया ही हुआ है यहाँ पे, 32 40 20 6 10 16। 32 40 20 10 और 16, और यहाँ पे इसका आधा लगेगा टाइम, क्योंकि स्पीड दुगना हो गया है तो टाइम तो आधा लगेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि स्पीड दुगना हो गया तो टाइम आधा लग गया, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो मिला था वो 2:1 का मिला था हमको। ठीक है, क्योंकि स्पीड दुगना हो गया है, आधा लगेगा टाइम, ये हम लोग तभी बोल पाएंगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, बट A to B B to C डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने जस्ट बोल के रियलाइज किया कि ये हमने रेशियो से निकाला था, ऐसा नहीं निकाला था कि हाँ एक टाइम यहाँ पे जितना लग रहा है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आधा रेशियो से आ रहा है इसलिए आधा कर रहे हैं। 16 20 10 5 8। ठीक है, आधा घंटा लगेगा और ओके। ठीक है, इतना निकल करके आ गया है हमारे सामने। चलो अभी देखते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन क्या पूछा गया।
क्वेश्चन ये है, at their usual speed, Ramu start from city A and Sanju start from city C. They meet 50 kilometer, sorry. They meet 50 kilometer away from city B. What is the distance between city A and C? तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कौन कौन रामू और संजू स्टार्ट कर रहा है, तो 4x एंड 8x, ठीक है। ए और कौन सा, सी, बी कहीं पे मिडिल में होगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो रामू स्टार्ट कर रहा है तो वो तो 4x है, यहाँ पे संजू स्टार्ट कर रहा है वो 8x है, यानी दोनों का स्पीड का रेशियो कितना है, 1:2, ठीक है। रामू और संजू का स्पीड का रेशियो कितना है, 1:2। अच्छा, अब ए से लेके बी और बी से लेके सी, ये पूरा डिस्टेंस भी तो 7 यूनिट का है, देख लो यहाँ पे ए से लेके बी, बी से लेके सी, ये 4 यूनिट और 3 यूनिट, टोटल डिस्टेंस 7 यूनिट का है, ठीक है। दोनों का स्पीड है यहाँ पे 3 यूनिट का, तो मुझे इस तरीके का एक डिस्टेंस चूज करना पड़ेगा जो 7 का मल्टीपल हो और जिसको मुझे अगर ओवरऑल टोटल स्पीड से डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो 3 का भी मल्टीपल हो। तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूं 21 यूनिट्स। अगर मैंने डिस्टेंस 21 यूनिट्स माना तो फिर होगा क्या, 7 3 12 और 9, यानी अराउंड ये इतना पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 9, ये हो गया 21 यूनिट्स का डिस्टेंस। बी कहीं ना कहीं पे होगा, ठीक है, बी कहीं ना कहीं पे होगा। एंड यहां पे और क्या बोला है कि दे मीट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी बी, तो इनका मीटिंग कहां पे होता है, सबसे पहले वो निकालते हैं। तो मीटिंग पॉइंट विल बी, टाइम निकालने का तो जरूरत नहीं है, मैंने टाइम क्यों लिखा है, सी, अगर मीटिंग हो रहा है तो टाइम कांस्टेंट होगा, इतना समझ लो, क्योंकि मीटिंग हो रहा है तो दोनों आएंगे तो टाइम कांस्टेंट होगा। तो अगर टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, बी तो ये तो बी के लिए लिखा था ना मैंने, ए से लेके बी, ये रेशियो होगा 4:3, राइट। चलो, ओके, अब इनका मीटिंग हो रहा है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होने से स्पीड का रेशियो जो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो टोटल 21 यूनिट्स है, 21 यूनिट्स को इसी रेशियो में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसी रेशियो में ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, 7 और 14 आएगा, ठीक है। तो इनका मीटिंग यहां पे कहीं पे हो रहा है, ये 7 है और ये कितना होगा, 14 होगा, यानी ये जगह कितना होगा, ये 5 यूनिट का होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दे मीट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिटी बी, 50 किलोमीटर जो बोला है उन्होंने, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना बोला गया है, 50 किलोमीटर बोला गया है। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी टोटल 21 यूनिट्स है, तो 21 यूनिट्स कितना होगा, 210 किलोमीटर होगा, ठीक है। समझ में आया, मैं फिर से एक बार बता देता हूं इस चीज को कि ए और सी हमने ले लिया, ठीक है, और ए टू बी, बी टू सी क्या था, 4:3 का रेशियो था, यानी टोटल 7 यूनिट का था। तो मुझे जो भी टोटल डिस्टेंस लेना था वो 7 का मल्टीपल में लेना है। बट मैंने ये भी ध्यान दिया कि रामू और संजू का जो स्पीड का रेशियो है 1:2 है, और कभी कभार क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमको डिस्टेंस टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड करना पड़ता है। तो जो टोटल स्पीड है यहाँ पे 3 यूनिट का है, तो डिस्टेंस जो है वो 3 का भी मल्टीपल हो तो बेटर है, फिर तो 7 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए, फिर 3 का भी होना चाहिए, तो 21 मैंने ले लिया। तो 12 और 9 में मैंने ब्रेक करके यहाँ पे बी लिख दिया। अब ये दोनों मिलेंगे तो आप दो तरीके से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, एक तो आप मीटिंग टाइम निकाल लो फिर स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसा देख लो कि दोनों अगर मीट कर ही रहे हैं तो यानी टाइम कांस्टेंट है, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो हमने ऊपर लिख के रखा हुआ है 1:2, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 1:2 होगा। तो 21 को 1:2 में ब्रेक करोगे तो 7 और 14 होगा। तो यही से एविडेंट है कि बी से मीटिंग पॉइंट का गैप 5 यूनिट का है, और 5 यूनिट 50 है तो 21 यूनिट 210 होगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
Dinesh and Pankaj start from city A towards city B at their usual speeds, then travel from B to A, continuously going back and forth between the two cities without stopping. तो दिनेश क्या करता है, सिटी हाँ, दिनेश और पंकज दोनों ही सिटी ए से शुरू करते हैं, सिटी बी तक जाते हैं, फिर ए पे आते हैं, फिर बी तक जाते हैं, फिर ए पे आते हैं, और इस चक्कर में ये बताया गया है कितने समय बाद वो लोग दूसरी बार मीट करेंगे, क्योंकि बहुत बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या मीट करेंगे ना, कितने समय बाद दूसरी बार क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये चीज, आप देख लो। दिनेश और पंकज का एक बार स्पीड का रेशियो देख लेते हैं हम लोग, बस इसी से हमारा काम बन जाएगा। दिनेश का है 5 और पंकज का है 10, यानी 1:2 का स्पीड का रेशियो है। तो अगर 1:2 का स्पीड का रेशियो है, देखो हाँ, ये है पोजीशन 1, ये है पोजीशन 1, ये है ए, ये है बी। तो मान लो दोनों ने शुरू किया, तो जब दिनेश मिडिल में है, एकदम मिडिल में है, तब पंकज तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, इजंट इट? बताओ, आप खुद बताओ, क्योंकि पंकज का स्पीड उसका दुगना है, तो डिस्टेंस जब आधा इसने ट्रेवल कर लिया, ठीक है, तब उसने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। इन द सेम टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पंकज इज डबल ऑफ दैट ऑफ दिनेश। अब आते हैं हम लोग पोजीशन 2 पे। अब जब पंकज बैक कर रहा है, पंकज वापसी की तरफ है, और दिनेश इस तरफ जा रहा है और पंकज वापसी की तरफ है, तब क्या सीन है एक बार देखते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो पंकज, तब तो एक बार मीटिंग होगा ही ऑब्वियसली, तब एक बार मीटिंग होगा। तो दिनेश जब तक फिर से बाकी का आधा ट्रेवल किया, पंकज पूरा ट्रेवल करके यहां पहुंच गया, ठीक है। तो अब देखो पंकज ने कितना राउंड मारा है, एक राउंड, फिर 2 राउंड, अब लास्ट, क्योंकि मीटिंग अभी एक ही बार हुआ है। पोजीशन 3 में क्या होगा देखते हैं, ए बी, ठीक है। तो अब पंकज फिर से इधर जाएगा, दिनेश इधर आएगा। अब मीटिंग कहां होगा, अभी फिर से समझो, अगर मीटिंग होना है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी अगर आउट ऑफ 3 यूनिट, अगर ये पूरा 3 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का भी तो रेशियो इतना ही होगा 1:2, तो पंकज 2 यूनिट कवर करेगा। जैसे मैं अगर मान लेता हूं 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है। अगर ये 3 यूनिट है तो पंकज विल बी हियर, पंकज यहां पे होगा, तब दिनेश यहां पे होगा। पंकज यहां जा रहा होगा तब यहां पे इस पॉइंट पे आएगा, और उसी मोमेंट में दिनेश इस साइड जा रहा होगा तो इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। यहां पे होगा उनका सेकंड मीटिंग। तो शार्प एट द सेकंड मीटिंग कितना टाइम लगा है, अब देख लो, आप ये चीज देख लो कि एक राउंड में, मैं पंकज के लिए लिख रहा हूं, ये आप दिनेश का एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते हो। एक राउंड लगाने में पंकज को कितना टाइम लगता है, ए टू बी का एक राउंड पंकज को 16 घंटे लगते हैं, 16 आवर्स। पंकज ने कितना राउंड लगाया देखो, पंकज ने लगाया एक राउंड, फिर 2 राउंड, फिर थर्ड राउंड पूरा नहीं हुआ है, थर्ड राउंड का 2 यूनिट आउट ऑफ 3, यानी 2 राउंड प्लस 2/3, यानी 8/3 राउंड्स लगाया है, ठीक है। तीसरा राउंड पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फिर जो तीसरा राउंड है उसको अगर मैं डिस्टेंस को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, तो 3 में से 2 हिस्सा कवर किया, 2/3 कवर किया है। तो 8/3 राउंड्स लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 16 इंटू 8/3, ये हो जाएगा 128/3। तो अगर मैं 126/3 करूं प्लस 2/3, तो 126 हो जाएगा 42 आवर्स, 42 आवर्स। और 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 अगर तुम इंटू 60 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 मिनट्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेस्ट है, एकदम परफेक्ट है।
समझ में आया? चिल मारो, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन का था ही नहीं। आई गेस आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखा होगा। मैं खुद को थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ, कोई नहीं। पिछले किसी में तो मिस नहीं हुआ ना भाई? इसमें मिस हो गया था क्या? चलो इसमें तो इतना दिक्कत है नहीं। अरे यार ये सब छोटा छोटा चीज ही ध्यान में नहीं रहता है ना। हाँ चलो, बाकी किसी में तो इतना दिक्कत है नहीं। चलो ये हमको समझ में आ गया, हमने इतना सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। मैं वीडियो को थोड़ा ऑफ ही कर देता हूं, बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्या बोला है। हैड राहुल ट्रेवल्ड एट हिज यूजुअल स्पीड फ्रॉम ए टू सी, हाउ मेनी आवर्स अर्लियर और लेटर वुड ही हैव अराइव्ड एट सी। ठीक है, अब देखो ये वाला चीज यहां पे क्या बोला गया है। यहां पे ऐसा कुछ उन्होंने बोला है कि राहुल, अच्छा राहुल का पहला हम लोग डेटा देख लेते हैं। राहुल का डेटा क्या है? उसको उसका स्पीड तो 16x है, ठीक है, और उसको 10 घंटे और 5 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। चलो, तो A टू B उसको लगता है 10 आवर्स, और B टू C उसको लगता है कितना, 5 आवर्स, ठीक है। स्पीड उसका है 16x, और B2C, B25 क्यों लिखा है मैंने यार, अरे ये क्या करता हूँ। B2C का स्पीड कितना होगा, 50% ज्यादा है हर एक का, तो इसका 50% अगर मैं ऐड करूं तो कितना होगा, 24x हो, ठीक है। तो 20 यूजुअली वो क्या करता है, 24x के स्पीड से 5 घंटा चलता है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 120x। ये हो गया डिस्टेंस। अब इसी डिस्टेंस को अगर वो अपने पुराने स्पीड से ही जाता है तो नया टाइम निकलेगा। बताओ क्या टाइम निकलेगा, 120x को अगर वो 16x से ही कवर करने का कोशिश करता है तो फिर 8 से 2 बार 8 से 15, 7.5, 7.5 आवर्स लगेंगे। और 7.5 आवर्स लगता है, और पहले लगता था कितना, 5 घंटे, यानी उसको 2.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो ही विल अराइव लेटर, नॉट अर्लियर, अर्लियर तो नहीं होगा, लेटर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अब ये वाला DI तो खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर इज ट्वाइस एज हाई and half as wide as a hollow cylinder vessel. The vessel has some water in it. When the solid cylinder is placed inside it, it gets submerged up to half of its height. The height of the solid cylinder is 48 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो कॉमन डेटा को सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं। कॉमन डेटा क्या बोला गया है, तो यहां पे ये हमारा एक है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये हमारा एक हॉलो सिलेंडर है। अब इसका हाइट तो नहीं दिया हुआ है, अच्छा एनीवेज। अब इसके अंदर डाला है हमने इसके अंदर हमने एक सॉलिड सिलेंडर को डाला है, जो कि अपना हाइट का आधा तक कवर कर लिया, ठीक है। आधा तक कवर कर लिया, इसका मतलब ये है, इसको जब प्लेस किया मैंने तो इसने कवर कर लिया। तो ये जो इसका हाइट 2h में मान रहा हूं, तो 2h अगर 48 सेंटीमीटर है तो h कितना होगा, h ये 24 होगा, जरूर फॉर श्योर।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये आधा कवर हो चुका है। तो पहले एक चीज आप समझो, ये मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन कर रहा हूं। पहले जो होलो सिलेंडर था उसमें कुछ पानी था, ठीक है, थोड़ा सा पानी था उसमें। जैसे ही हमने ये वाला इसके अंदर डाला तो वो पानी ने अपना हाइट रेस करके वो उसका हाफ तक उसको डुबो लिया। ठीक है, पानी देखो, पानी होलो वाले से बाहर जाके तो उसको हाफ तक नहीं डुबोएगा, यानी जो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है वो उसके हाफ तक ही आया था। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर जो है वो उसका हाफ तक आ गया था, क्योंकि यहां पे बोला है अ सॉलिड सिलेंडर इज ट्वाइस एज हाई एंड हाफ एज वाइड एज द होलो सिलेंडर, ये बोल दिया गया था। ठीक है, चलो कैमरा ऑफ करता हूं। तो अगर इसका सॉरी अगर इसका रेडियस में ट्वाइस आर ले लूं, इसका रेडियस में 4r लूंगा। ठीक है, अब एक चीज मेरा यहां पे सुनो कि मान लो कि इसमें पहले पानी इस लेवल पे था, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये पहले जो पानी था वो H1 था, पहले पानी इस लेवल में था। अब पानी इंक्रीज हो चुका है, कितना इंक्रीज हुआ, जितना बचा हुआ है 24 माइनस H1। अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये वाला कितना है बताओ, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 24 माइनस H1। तो पानी का वॉल्यूम तो उतना ही हाइट से इंक्रीज होगा ना, जितना वॉल्यूम इस सॉलिड सिलेंडर का पानी के अंदर गया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो पाई, चलो रेड से नहीं लिखना है, पाई इंटू होलो सिलेंडर का वॉल्यूम रेडियस कितना है 4r, पाई आर स्क्वायर, 4r का स्क्वायर, इंटू हाइट कितना होगा, जितना हाइट पानी ने गेन किया है। तो पानी ने 24 माइनस H1 का हाइट एक्स्ट्रा गेन किया है, किसके वजह से गेन किया है, सॉलिड सिलेंडर के वजह से, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई 2r का स्क्वायर इंटू 24। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली यहाँ पे कट जाएंगी, पाई कट जाएगा, यहाँ पे 4r स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये पूरा 4 इंटू 4 होगा, दोनों 4 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 48 हो जाएगा ना, 2 इंटू 24 कितना 48, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 को 48 से काटोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर भी चला जाएगा। तो 24 माइनस, जस्ट अ मिनट, 24 माइनस यहाँ पे हो जाए, अच्छा अच्छा, यहाँ पे 2 का तो 4 हो जाएगा ना, अच्छा जस्ट वेट जस्ट वेट, आप लोग समझोगे नहीं, मैं थोड़ा ब्रेक करके ही कर देता हूँ। एग्जाम में तो देखो ऐसे करोगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। पाई पाई तो हमने काट दिया था, उसके बाद क्या है, यहाँ पे 16r स्क्वायर आ जाएगा इंटू 24 माइनस H1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 24 96 हो जाएगा, 96 आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप कैंसिल कर सकते हो आई गेस इजीली, 16 से 96 को काटोगे तो 6 आएगा, और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 24 माइनस H1 इज इक्वल टू 6। तो H1 का वैल्यू 18 आएगा, 24 से क्या माइनस करने पे 6 आता है 18, तो H1 का वैल्यू 18 आ गया। तो ये पार्ट निकल जाएगा कि पहले, यानी मैं कैमरा ऑन कर देता हूं, पहले यानी सॉलिड सिलेंडर को हॉलो सिलेंडर के अंदर डालने से पहले पानी का जो हाइट था वो कितना था, वो 18 सेंटीमीटर का था। उसके बाद वो बढ़ के कितना हो गया, वो पूरा ऊपर तक चला गया, इसलिए उसको आधा पूरा डुबो लिया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो देख ही लिया था आपने, ठीक है, कि इनिशियल लेवल ऑफ वाटर कितना होगा, इनिशियल लेवल ऑफ वाटर, सॉरी सर सर 12 नहीं होगा, ये होगा 18। राइट, अच्छा, अब यहां पे देखो, इसको भी सिमिलर डायग्राम से, सेम डायग्राम से सोच के हम लोग कर सकते हैं कि अगर 8 सेंटीमीटर हाइट का एक सॉलिड सिलेंडर लॉग इसके अंदर डाला जाए, वो पूरा पूरा डूब जाता है इन द वाटर, एंड द वाटर लेवल रिमेन्स
1.5 सेंटीमीटर बिलो द ब्रिम ऑफ द वेसल। तो पूरा कितना है, पूरा का पूरा तो 24 है। 24 से अगर 1.5 सेंटीमीटर नीचे रहता है यानी 22.5 तक वाटर पहुंच चुका है। कहां से 22.5 तक पहुंचा? 18 से, यानी रेज कितना है, 4.5 का रेज है। तो 4.5 का रेज है, तो आप आराम से इसको इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, कैमरा ऑन करके इसको सॉल्व करते हैं आराम से, नहीं तो समझा नहीं पाऊंगा मैं। ओके, तो यहां पे ये बोला गया था, इस बार देखो जो हॉलो सिलेंडर है उसका आधा हाइट का कोई सॉलिड सिलेंडर लॉग नहीं लिया गया, 8 सेंटीमीटर का बस एक लॉग लिया गया और वो पूरा पूरा डूब जाता है पानी में। पानी पहले से कितना था, 18 था। अब क्या बोला है, पानी कहां तक पहुंच जाता है, ये नहीं बोला है पानी कहां तक पहुंच जाता है, घुमा के बोला है कि पानी ऊपर से टॉप ब्रिम से 1.5 सेंटीमीटर नीचे रहता है। तो टोटल कितना है यहां पे, टॉप ब्रीम से इट गेट्स कंप्लीटली फ्रॉम द ब्रीम ऑफ द वेसल। तो टोटल तो 24 है, 24 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे रहता है यानी 22.5 सेंटीमीटर तक रहता है। यानी 18 सेंटीमीटर से 22.5 सेंटीमीटर तक पहुंचा, यानी 4.5 सेंटीमीटर का रेज है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे आराम से लिख सकते हो कि पाई इंटू, फिर से ये 4r² होगा, इंटू 4.5 सेंटीमीटर का राइज है, और इधर होगा पाई इंटू r² इंटू 8। ठीक है, तो आप इधर देख लो ये वाला चीज, ये पाई और पाई कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इसका 4 गुना थोड़ी ना बोला था भाई, ये इसका 4 गुना तो नहीं बोला था यहाँ पे। इफ द रेडियस ऑफ द लॉग, रेडियस ऑफ द वेसल हैज अ रेडियस ऑफ 28। अच्छा ये 28 दिया हुआ है, मुझे लगा ये भी नहीं दिया तो कैसे निकलेगा अभी। ये 28 दिया हुआ है, तो लॉग का रेडियस निकालने बोला है। ठीक है, 28 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें क्या होगा, 28 इंटू 28 इंटू 4.5 मतलब 9/2 हो गया, एंड ये कितना हो जाएगा, r² इंटू 8 हो जाएगा। ये आराम से कैंसिल करो, 2 से जाएगा तो ये आएगा 14, 4 से जाएगा तो ये होगा 2, 4 से जाएगा तो ये होगा 7, फिर 2 से कैंसिल होगा तो ये होगा 7। तो 7 7 49, 49 इंटू 49 और 9। ठीक है, 15 टू 9 441 हो जाएगा, ये हो जाएगा 441 इक्वल टू r²। तो r का वैल्यू क्या होगा, सिंपल पता ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो r², सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखने की और जरूरत ही नहीं है, r का वैल्यू कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, क्योंकि 21 का ही स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको बस क्या कंपेयर करना है कि पानी कहां से कहां तक पहुंच रहा है, वो जो राइज इन वाटर है वो राइज इन वाटर को इक्वेट करते रहो, राइज इन वाटर को इक्वेट करते रहोगे तो आंसर आराम से निकलते रहेगा। ठीक है, चलो फिर, अब तो मैं पूरा मतलब कॉशियस हो चुका हूं कि कहीं आप लोगों को कुछ मिस हो गया कैमरे की वजह से, तो मैं ऑफ ही कर देता हूं भाई, ऑफ ही करके रखो उसको। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि व्हेन ए सॉलिड सिलिंडर, व्हेन ए सॉलिड क्यूबॉइड, व्हेन ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, बेस डायमेंशन 16 इंटू 14 है एंड हाइट कितना है, 24 है, इस प्लेस इनसाइड द वेसल वर्टिकली, वर्टिकली बैठा है मतलब इसका हाइट 24 को ऊपर रख के बैठा है, with its base touching the bottom of the vessel, the water level in the vessel becomes 22.5। वही बात वही है, 1.5 सेंटीमीटर नीचे रहता है, यानी 18 से 22.5, 22.5 हो गया। If the cuboid is placed horizontally inside the vessel, the top surface of the cuboid could be how much below the level of the water in the vessel? Radius of the vessel is more than 20 centimeter। ठीक है, तो अभी आप एक चीज समझ सकते हो, एक चीज समझ सकते हो, यहाँ पे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइडल जो मतलब
शेप है या क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम कैसे होगा, हम लोग तो वॉल्यूम ही इक्वेट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका वॉल्यूम उस तरीके से देखेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना होगा या कितना राइज होगा, जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा कि 16 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वाटर का अगर मैं देखूं तो वाटर का मैं बोलूंगा कि वाटर कितना राइज हुआ, वाटर कितना राइज हुआ, वाटर राइज होगा यहाँ पे क्यूबॉइड का तो वॉल्यूम होगा 16 इंटू 14 इंटू 24। और वाटर अगर मैं बताऊं कि वाटर कितना राइज हुआ तो वाटर होगा 16 इंटू 14 इंटू 22.5। ठीक है, तो the water level in the vessel becomes 22.5 if the cuboid is placed horizontally। cuboid को अगर horizontally place करता हूं तो वाटर का लेवल कितना होगा। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, हाँ मैं यहाँ पे आपको कैमरा ऑन करता हूँ, इसमें कैलकुलेशन कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक का है, कैलकुलेशन करने से कर सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट कैलकुलेशन करके यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर सकते। अगर थोड़ा उन्होंने कुछ अलग से बोल दिया होता तो हम लोग आंसर कर सकते थे। क्यों, देखो हम लोग इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, निकल जाएगा। यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे मार्जिन आ रहा है तो 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट एक बात समझो, एक बार ये है वो लेवल वाटर का, एक बार तो मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही बोला है ना, इफ द क्यूबॉइड इज प्लेस हॉराइजेंटली, एक बार तो मैं क्यूबॉइड को ऐसा रखूंगा हॉराइजेंटली। ठीक है, अब हॉराइजेंटली रखने का दो तरीका है। ठीक है, कि ये तो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16 और नीचे है उसका बेस, और या फिर हॉराइजेंटली रखने का ये भी तरीका है कि ये है 24, ये है 14 और जो दूसरा जो बेस के साथ लगा हुआ है वो है 16, यहाँ पे जो बेस के साथ लगा हुआ है वो है 14। तो इन दोनों में तो फिर हाइट अलग अलग आ जाएगा, हाइट अलग अलग आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड कुड बी हाउ मच बिलो द लेवल ऑफ द वाटर इन द वेसल। तो इन दोनों सिचुएशन से दो अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो थोड़ा सा दिमाग से सोचना था। ऐसे अगर हम लोग कंपेयर करके देखेंगे तो 4.8 आएगा जरूर। ठीक है, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं। ओके चलो, आप लोग करो, इसको सॉल्व करो, मैं तब तक थोड़ा सा मेरे इस वायर को सही कर लेता हूँ और थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा इसको। चलो सॉल्व करने की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, there are 4 trains A, B, C and D running between stations P and Q on a particular day. When A and B running from P to Q and C and D were running from Q to P, A crossed B, C, D in 12 seconds, 8 seconds, 10 seconds respectively. B crossed D in 12.8 seconds and 240 meter long platform in 40 seconds. ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ऐसा एक लूप होल, ऐसा एक गैप खोजना पड़ेगा जहां से आप इसको आंसर कर पाओ। ठीक है, ए एंड बी वर रनिंग फ्रॉम पी टू क्यू, सी एंड डी वर रनिंग फ्रॉम क्यू टू पी। ए ने बी सी डी को क्रॉस किया इतने इतने सेकंड्स में, सही है। अब बी ने डी को क्रॉस किया इतने टाइम में और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 240 मीटर में।
240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में क्रॉस किया। नाउ दिस इज द लूप होल, दिस इज द गैप इन द क्वेश्चन जो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एक ऐसा ट्रेन होना चाहिए जिसके बारे में आपके पास दो इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को कभी भी कर ही नहीं पाओगे। एक ऐसा ट्रेन जरूर होना चाहिए जिसके आई मीन जिसके बारे में आपके पास दो इंफॉर्मेशन होगा, तो दो इक्वेशंस हो जाएगा, तो इजीली हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेबल भी है कि द टेबल बिलो शोज ईच ट्रेन टाइम टू क्रॉस ए पोल। तो ए एक पोल को 10 सेकंड में क्रॉस करता है, बी 24 सेकंड में, सी 7 सेकंड में, डी 10 सेकंड में। ठीक है, तो बी के बारे में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो बी से ही शुरू करते हैं हम लोग। बी के बारे में डी को क्रॉस करने का भी इन्फॉर्मेशन है, बट इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते अभी, क्योंकि बी का लेंथ नहीं। ठीक है, अब ये देख लो, चलो अच्छा हुआ कैमरा हटा दिया, ये पे लिखना ही था मुझे। तो बी एक पोल को क्रॉस करता है 24 सेकंड्स में, ठीक है ना। बी 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 40 सेकंड में। आप ये समझो, बी जब पोल को क्रॉस करता है तो वो खुद का लेंथ ट्रेवल कर रहा होगा, इजंट इट। बी जब पोल को क्रॉस करेगा वो खुद का लेंथ कवर करेगा, जिसको मैंने बी मान लिया है। बी जब पोल को क्रॉस करेगा, सॉरी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, वो खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कवर करेगा, जो कि बी प्लस 240 है। वो कितने टाइम में कर रहा है? 40 सेकंड में कर रहा है। अब ये चीज देखो, फर्स्ट सिचुएशन में, सॉरी फर्स्ट सिचुएशन से सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे 16 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि 16 सेकंड्स में वो 240 मीटर जा रहा है, यानी वो एक सेकंड में कितना जाता है? एक सेकंड में वो 15 मीटर जा सकता है। तो बी का स्पीड कितना हो गया भाई? बी का स्पीड कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। अगर बी का स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है तो बी का लेंथ निकाल लो, क्योंकि 24 सेकंड में पोल को क्रॉस करता है, यानी लेंथ कवर करता है। तो 15 इंटू 24, तो 360 मीटर हो जाएगा बी का लेंथ। ये हो गया ट्रेन बी का फंडा खत्म। ट्रेन ए इज फास्टर देन ट्रेन बी, ये एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। अब चलते हैं हम लोग और कुछ चीजों पे, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें अभी भी निकालना बाकी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ट्रेन बी ट्रेन डी को क्रॉस करता है 12.8 सेकंड्स में, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? देखो, जिनको एलिगेशन आता है आप एलिगेशन से सॉल्व करो, ठीक है, या फिर ऐसे ही सॉल्व करो नॉर्मल, आप नॉर्मली ऐसे सॉल्व करो कि लाइक डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि जब बी डी को क्रॉस करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं बोलूं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू बी प्लस डी, बी का लेंथ प्लस डी का लेंथ। अब देखो, टोटल डिस्टेंस ऐसे भी तो निकाला जा सकता है ना, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड, बी का स्पीड प्लस डी का स्पीड इनटू टाइम 12.8 इज इक्वल टू डिस्टेंस बी का कितना है? 360। डी का डिस्टेंस नहीं पता, बट लिख सकते हैं ना, एक पोल को 10 सेकंड्स में क्रॉस करता है, एक पोल को 10 सेकंड्स में क्रॉस करता है तो खुद का लेंथ कवर करता है। खुद का लेंथ कैसे कवर करेगा? लेंथ कवर कर रहा है यानी स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो कितना है? स्पीड है vd मान लिया है और 10 सेकंड्स। इससे यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप माइनस करोगे देखना 2.8 इंटू वी आ रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 360, और यहाँ पे 15 12 180 और 12 माइनस 192 हो रहा है, तो 168 हो रहा है इधर, ठीक है, 168 हो रहा है, तो स्पीड ऑफ डी होगा 1680 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे इंटू 6, ठीक है, तो 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका स्पीड, और डी का लेंथ कितना आ जाएगा? 60 इंटू 10, ये आ गया 600 मीटर। तो ऐसे करके ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डेटा आप निकाल सकते हो, या फिर
और आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा करो, बी खुद का लेंथ कवर करता है 24 सेकेंड्स में, डी खुद का लेंथ कवर करता है 10 सेकेंड्स में, दोनों एक दूसरे का लेंथ कवर करते हैं 12.8 सेकेंड्स में, तो फिर रेशियो कितना हो जाएगा? अरे यार, रेशियो हो जाएगा 11.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:4। तो अगर बी का 15 है तो 4 इंटू 15 60 इधर से निकल जाएगा, और इसका 60 निकल गया तो इसका 16 टू 10 600 ये भी निकल जाएगा। बट ये एलिगेशन आप हमेशा तभी लगा पाओगे जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेन मूव कर रही होंगी, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, अब ए एंड बी के लिए देखते हैं। फॉर ए एंड बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ए बी को क्रॉस करता है 112 सेकेंड्स में, तो यहां पे भी तो ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, और ए का स्पीड ज्यादा है, वी ए माइनस 15 कितना लगेगा, 112 सेकेंड्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें 112 सेकेंड्स लगेगा। ये वाला भी ऐसे किया जा सकता है, एलिगेशन से किया जा सकता है कि बी खुद को बी एक पोल को 24 सेकंड में क्रॉस करता है और ए एक पोल को 10 सेकंड में क्रॉस करता है, दोनों एक दूसरे को 112 सेकंड्स में क्रॉस करते हैं, ठीक है। उससे भी ये निकाला जा सकता है, ठीक। चलो, इक्वेशन थोड़ा बहुत लिख ही दिया है तो इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, मतलब मैं दिखा रहा हूँ कि कभी भी आपको किसी भी मेथड में दिक्कत हो, यहाँ पे 10 VA और 112 तो 102 VA आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 112, यहाँ पे 2040 आ जाएगा, राइट, ओके। तो VA आ जाएगा 20, तो ए का स्पीड कितना आ गया 20, ए का स्पीड 20 आ गया, तो ए का लेंथ कितना आ जाएगा, ए का लेंथ आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ए कितना आ जाएगा 200 मीटर, सिंपल है। अच्छा, अब डी का सब कुछ निकल गया, बी का निकल गया, ए का निकल गया, अब सी का है, ठीक है, फॉर ए एंड सी। तो एक चीज आप लोग देख लो, मैं कैमरा ऑन कर देता हूं, एक चीज आप लोग देख लो, समझ लो कि मैंने आपको एलिगेशन से बी और डी का करने का तरीका बता दिया, इक्वेशन से भी करने का तरीका बता दिया, फिर ए और बी के लिए भी आप एलिगेशन लगा सकते हो, फिर मैंने दोबारा नहीं दिखाया, मैंने वो इक्वेशन से दिखा दिया, ठीक है। ए और सी के लिए क्या है, फिर से हम लोग एलिगेशन लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर तरीके का हम लोग देख रहे हैं, एक तरीका देख रहे हैं, सो दैट आप लोग एग्जाम में कभी भी किसी भी पॉइंट पे मतलब रुको नहीं। तो ए खुद को कितना टाइम में क्रॉस करता है, 10 सेकंड में, सी खुद को कितना टाइम में क्रॉस करता है, 7 सेकंड में, दोनों एक दूसरे को कितना टाइम में क्रॉस करते हैं, दोनों एक दूसरे को 8 सेकंड में क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो क्या निकल रहा है स्पीड का, 1:2 का रेशियो निकल रहा है। तो ए का स्पीड अगर 20 है तो बी का स्पीड 40 होगा, सी का स्पीड 40 होगा, और लेंथ ऑफ, अच्छा एल ए लिखने का जरूरत नहीं है, ए ही लिख देता हूं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ सी लिखने का जरूरत नहीं है, सी लिख दूंगा। तो सी कितना होगा यहाँ पे, सी होगा 280, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे हमारे पास निकल करके रेडी है, सब कुछ हमारे पास निकल करके रेडी है। अभी देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके। आप लोग नोट डाउन कर लो इस चीज को, बी का स्पीड, ए का स्पीड, सब कुछ ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ डी इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ ई। तो डी और ई अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं तो क्या होगा, 3:2 होगा। अब इसका स्पीड तो पता ही है 60 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्पीड फिर कितना होगा 40 मीटर पर सेकंड, तो ई का ये तो निकल गया। While running in the same direction,
E overtakes train A in Z plus 15 seconds while running in opposite directions. A and C cross each other in Z minus 15 seconds. अब देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे या सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे, डिस्टेंस कवर्ड इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ द ट्रेन्स। ठीक है, तो एक सिचुएशन हो गया सेम डायरेक्शन का, एक सिचुएशन हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशंस में स्पीड क्या होगा? इंडिविजुअल स्पीड नहीं निकल रहा है, इंडिविजुअल टाइम नहीं निकल रहा है, सिचुएशनल स्पीड और टाइम निकल रहा है। तो इसमें सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? माइनस तो 20 होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस तो 100 होगा। ठीक है, सॉरी 100 कहां से हो गया भाई, और ये 20 कहां से हो गया? मैंने डी और ई को जोड़ दिया। अच्छा, ई का स्पीड तो 40 है, ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड 20 है। ठीक है, तो 40 माइनस 20 सेम डायरेक्शन में माइनस, 40 प्लस 20 60। ठीक है, रेशियो कितना आ रहा है इसका? रेशियो कितना आ रहा है? कैंसिल करके देखते हैं। रेशियो 1:3 का आ रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3:1 लिखेंगे। यानी सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने में जितना टाइम लग रहा है ए और सी को एक दूसरे को, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में जितना टाइम लग रहा है, उसमें कितने का फर्क है? उसमें 2 यूनिट का फर्क है। ठीक है, और 2 यूनिट बराबर कितना है देख लो, यहाँ पे z प्लस 15 और z माइनस 15 है, 2 यूनिट माने 30 सेकेंड्स आ रहे हैं, तो 1 यूनिट मतलब कितना आएगा? 15 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? सेम डायरेक्शन हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो, कुछ भी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू कोई भी सेम डायरेक्शन का स्पीड ले लो, 20 मीटर पर सेकेंड। उसमें टाइम कितना लग रहा है? 1 यूनिट अगर 15 है तो 3 यूनिट कितना होगा? 45 सेकेंड। तो 900 मीटर का डिस्टेंस है, 900 में से ए कितना है और ई कितना है? तो ए तो निकल ही चुका था, कितना है? ए 200 का है, तो बाकी ये 700 का होगा। ठीक है, तो बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही मजेदार। आफ्टर दिस पॉइंट ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा। ठीक है, आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन बी कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 40 seconds when some coaches of length 25 meters each are added to the train takes 60 seconds to cross the platform at the same speed. How many coaches are there? देखो 20 सेकंड करके 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया, है ना? तो ट्रेन बी एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड्स में क्रॉस करता है। ठीक है, अभी अगर कुछ कोचेस लगाया गया जो कि 25 मीटर के हैं, ठीक है, तो 60 सेकंड लगेगा उसको क्रॉस करने में। सो नाउ माय पॉइंट इज 20 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगा, ठीक है, 20 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगा, इन 20 सेकंड्स में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो ट्रेन को ये 300 मीटर का डिस्टेंस क्यों ट्रेवल करना पड़ रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा कोचेस ऐड किए गए हैं, बट एक्स्ट्रा कोचेस तो 25 मीटर के एक एक कोच है, तो टोटल नंबर ऑफ कोचेस कितने होंगे? 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 25 मीटर का एक एक कोच है, तो 12 कोचेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज समझ लो, यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझो आप लोग, कि एक बात समझो कि जब नॉर्मल प्लेटफॉर्म था तो 40 सेकंड में क्रॉस हो जाता था। ठीक है, क्योंकि ट्रेन छोटा था, एक पर्टिकुलर लेंथ का था। अब क्योंकि ट्रेन बड़ा हो गया है, तो उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में
60 सेकंड्स लग रहा है, तो प्लेटफॉर्म तो लंबा हुआ नहीं है, तो 20 सेकंड का रीजन प्लेटफॉर्म का लेंथ नहीं हो सकता। ये 20 सेकंड बढ़ने का रीजन क्या है, ट्रेन लंबा हो गया। ठीक है, तो 20 सेकंड ट्रेन जो 15 मीटर पर सेकंड तक चला, ये एक्स्ट्रा 20 सेकंड, उसने 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 300 मीटर का डिस्टेंस क्यों ट्रेवल करना पड़ा ट्रेन को, क्योंकि प्लेटफॉर्म में तो कुछ चेंजेस नहीं आया, तो 300 मीटर का डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा क्यों ट्रेवल करना पड़ा, बिकॉज ऑफ द कोचेस। और एक कोच 25 मीटर का है, तो कितने कोचेस है, 12 कोचेस है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, अ मैन इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ट्रेन सी। तो एक इंसान सेम डायरेक्शन में चल रहा है ट्रेन सी के। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा ही। ट्रेन सी क्रॉसेस द मैन इन 10 सेकंड्स। इफ द ट्रेन इज फास्टर देन द मैन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन। बहुत सिंपल है ये चीज, आप देख लो। ट्रेन सी का स्पीड एक बार देख लेते हैं हम लोग। ट्रेन सी का स्पीड क्या निकाला था हमने, 40। ठीक है, और लेंथ क्या था, 280। तो हम लोग ऐसा करें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैन को क्रॉस करते टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, अपना खुद का लेंथ। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड माइनस मैन का स्पीड, इनटू कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो मैन का स्पीड 12 सेकंड होगा, 12 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि 40 माइनस 12 होगा 28 इंटू 10, 280। बट यहां पे किलोमीटर दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करते हैं। 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5 इज इक्वल टू समथिंग किलोमीटर पर आवर। तो 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 माइनस 3 और 15 प्लस 3, 225 माइनस 9, 216 हो जाएगा। 216/5, तो 43.2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस तो खत्म है मेरे ख्याल से। नहीं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ बोथ सी एंड डी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, इन हाउ मेनी सेकेंड्स कैन द फास्टर वन ओवरटेक द स्लोअर वन। तो बहुत सिंपल है, टाइम निकालना है हमको, टाइम निकालना है। ठीक है, अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का एडिशन, और स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। कैसा स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों है क्या, या सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो दोनों का स्पीड क्या है देख लेते हैं। डी का स्पीड तो 60 है और सी का 40 है, तो 60 और 40 है। अरे दोनों का लेंथ ही नहीं देखा मैंने, लेंथ क्या है दोनों का, 600 और 280, तो 880। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 600 प्लस 280, और स्पीड होगा 60 माइनस 40, 880/20। तो कितना हो जाएगा, 44 सेकेंड्स में वो पूरा, मतलब फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पूरा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा आज का सेशन। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एसबीआई क्लर्क के मेंस में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और भी कुछ डीआई के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, या नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर के आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ एवरीवन।